नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी कांग्रेस में चल रही खटपट पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम गुटों के बीच शीत युद्ध होना तो वैसे आम बात है। टीएस सिंहदेव हो, भूपेश बघेल हो, सभी में खींचतान कहीं न कहीं देखने को मिलती रही है। लेकिन अब तो लड़ाई का स्तर यहां पहुंच गया है। पर्दे के पीछे चल रही जंग अब आमने सामने है। ये ताजा मामला बिलासपुर का, जहां पर कांग्रेस भवन में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल थे। अब इस बैठक में पूर्व मेयर राजेश पांडे को बोलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद राजेश पांडे और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल के बीच नोकझोंक हो गई, जो बाद में गाली गलौज में तब्दील हो गई। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस में आपसी मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। इसी साल मार्च में राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र के कुटेरी गांव में आयोजित कांग्रेस की ही ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में एक कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंच से ही खरी खोटी सुनाई थी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण के वक्त कांग्रेसियों में लड़ाई देखने को मिली थी। अब बिलासपुर की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश और प्रदेश की जनता का विश्वास खोती जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप कह रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जब लड़ते झगड़ते हैं तभी पता चलता है कि उनकी बैठक हो रही है। और इस पर पलटवार करते हुए बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस जिंदा लोगों की पार्टी है, जहां गहमा गहमी होना सामान्य है। अगर जिंदा लोगों की पार्टी में मतभेद जुबानी जंग में तब्दील क्यों हो रहे हैं और कांग्रेस की इस खटपट का निकाय चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। अब यदि मान लो पीसीसी अध्यक्ष के कार्यक्रम में इस तरीके से घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं से पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये सीधा स्पष्ट दिखता है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ में विभिन्न मुद्दों के तहत मजबूती के साथ लड़ रही है। ये सरकार को और उनके लोगों को भी अच्छे से पता है। रही बात केदार कश्यप की बात, ये पहले अपने विभाग को तो कंट्रोल कर ले, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने विभाग पे तो कंट्रोल कर ले। अभी एक आदिवासी रेंजर ने जसपुर वाले मामले पे इतना बड़ा आरोप लगाई है, उस पे केदार कश्यप जी क्या एक्शन ले रहे? उस पे क्या एक्शन ले रहे? क्या उसमें अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई? क्या जो जांच कमेटी बिठाए? एक जनजाति मंत्री है खुद, और जो आरोप लगाए वो आदिवासी है, तो इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे? पहला, हसदेव अरण्य कट रहा है, आदिवासी बेघर हो रहे हैं, केदार कश्यप जी मुंह में ताला लगाकर बैठे। क्या यही आदिवासियों के रक्षक है क्या? इस पे पहले जवाब तो दे। अपने विभाग नहीं संभल रहा है और दूसरे के घर जाकने चले हैं। मैं समझता हूं पहले अपने विभाग संभाल ले, फिर दूसरे के ऊपर बात करें। चलिए, तो बैठक एकदम से अखाड़े में क्यों तब्दील हो गई, इस तरह के हालात क्यों बने, एक पहलू तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा पहलू क्या है इस झगड़े का, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रीति सुनकार बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रुति शुक्ला थोड़ी देर से जुड़ रही है, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नागेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों में विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी के अंदर जाहिर तौर पर नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, भले ही एक दूसरे राजनीतिक दल से उनका टकराव हो, लेकिन पार्टी के अंदर भी एक तरह का प्रतिद्वंद चलता रहता है। एक दूसरे अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये जो हालात बने हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, एक कहावत है, जहाँ पर चार बर्तन होंगे वहाँ उससे खड़कने की आवाज आएगी ही आएगी। जब इस तरीके के किसी भी पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच आपस में बात होती है, पदाधिकारी आते हैं, उत्साह से वो अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रकरण में जो हमारी जानकारी में है कि वहाँ पर राजेश पांडे जो हैं वो इसलिए उग्र थे कि उनको अपनी कुछ बात कहनी थी, वो बात सुनी नहीं जा रही थी, इसके कारण वो उत्तेजित थे और उन्होंने तेज स्वर में ये बात कही। और ऐसा लगभग मुझे लगता है कि हर पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में रह के अपनी बात नहीं कह पाते, पर वो मन मसोस के तो रह जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और इसके लिए वहाँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें शो कॉज नोटिस भी दे दिया इस तरीके के अमर्यादित व्यवहार के लिए, और इस पे प्रक्रिया जारी है। और मुझे लगता है कि अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां, अपने अपने ढांचे, अपने अपने कार्य प्रणाली है,
तो इसमें एक दूसरे के अंदर खाने में झांक के उसको बहुत बड़ा इशू बनाने की भी मुझे लगता है इसमें जरूरत नहीं थी। लेकिन चलिए, अब राजनीति में तो देखिए कि मौका मिलना चाहिए ताकि सामने वाले को कमजोर किया जा सके, हमला किया जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आसन में नगरीय निकाय चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, और ऐसे मुद्दे जो हैं वो मिल जाते हैं तो फिर बाजार गर्म हो जाता है। जी नागेंद्र जी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम देखते आए हैं। अभी अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, भूपेश बघेल जी गए थे वहां पर मंच से प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी फोरम में, और वहां के जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे सुरेंद्र दाऊ, उन्होंने अपने दिल की बात कही कि 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे तो आपने कार्यकर्ताओं को एक बार पूछा परखा तक नहीं, उनकी समस्याओं को सुना नहीं। अब इस बात को लेकर उनके ऊपर अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हो गया, इस मामले में भी नोटिस जारी कर दिया गया। कहीं ऐसा है कि पार्टी के अंदर खासतौर से जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष है सीनियर नेताओं को लेकर कि गुटबाजी चल रही है? बिल्कुल, ये कांग्रेस का अंतरकलह सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं है, पूरे मुझे लगता है कि राष्ट्र स्तर पे अंतरकलह जो है वो अलग अलग जगहों पे दिखता है, और इसको लेके पता नहीं क्यों कांग्रेस में इसको लेके विचार मंथन नहीं हो रहा है। लगातार एक ऐसी पार्टी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गरिमा बनाई हो, एक लंबे समय तक देश में शासन किया, अपनी नीतियां जो है उसने लागू करी, उसके अंदर इस तरीके की बात, क्योंकि वो जो आपने राजनांदगांव की घटना का जिक्र किया, उसमें स्वाभाविक रूप से वो बहुत ज्यादा जो थे वो परेशान थे। उन्होंने अपनी उपेक्षा को, जब मौका मिला उनको, मुख्यमंत्री जब मंच में उनके पास आए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम बार बार राजधानी जाते थे, हम तमाम अपनी बातें कहते थे। एक तरीके से सुरेंद्र दाऊ ने जो बात कही वो अकेले उनकी बात नहीं थी, वो मुझे लगता है हजारों कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस तरीके की बात करते। और ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ऐसी लगभग सभी पार्टियों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कभी कभी होती है। बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी बात नहीं कह पाते और अनुशासन के दायरे में अपने को बांध लेते हैं, पर मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं की बात उस तरीके से नहीं सुनी जाती और अवसर नहीं मिलता। जी प्रीति जी, वैसे कांग्रेस की जो ये अंतरकलह खुलकर सामने आ गई, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि कम से कम हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बोल तो पाते हैं, बीजेपी में तो वो मौका भी नहीं दिया था, सुनवाई ही नहीं होती, ऊपर से ही फैसले हो जाते हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, जो इनकी आपस की जो अंतरकलह है, इसे इन्हीं लोग नहीं, कांग्रेस वाले नहीं, भाजपा ही नहीं, बल्कि आम जनता भी भली भांति उस चीज को जान रही है कि इनके नेता जो है आपस में उनकी खुद ही नहीं पड़ती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुटबाजी चलते रहती है। जैसे कि एक ही बैठक में नहीं हुआ, इससे पहले भी जो अन्य बैठकें हुई हैं, एक बार विधानसभा के समय भी ऐसा हुआ, लोकसभा के समय जो भी अन्य बैठकें हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यकर्ता या फिर जो इनके जो छोटे नेतागण हैं, उन लोग नाराज होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, जिनकी बात को पूरे तरीके से नहीं सुना जाता। तो जो इनकी जो बातें हैं यही क्यों उठ के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही कला सामने आता है कि इनके कार्यकर्ताओं ने भरी बैठक में अपनी आवाज उठाई या गाली गलौज किया। गाली गलौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि आप बैठक में जहां आपके सीनियर और जूनियर अन्य कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेके स्टेट लेवल तक के जो कार्यकर्ता रहते हैं या राष्ट्रीय लेवल के जो उस जिले में निवासरत कार्यकर्ता रहते हैं, तो उनके सामने क्या ही प्रभाव पड़ेगा कि उस जो बैठक रहती है उसमें अनुशासन को तोड़ करके उसमें गाली गलौज तक इन लोग उतर जाते हैं। ये तो खैर उनका आचरण है, उसके लिए बोलना फालतू बात होगी, क्योंकि इनका आपसी कला ही इनको डुबा रहा है। जहां तक विधानसभा के समय देखा गया है कि विधानसभा में भी बहुमत से भाजपा की सरकार जीती है और भाजपा को अच्छा जनता ने विश्वास अपना दिया है, विश्वास जताया है कि अगर जनता का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो हर एक का बात सुनती है। देखिए, और रही बात भाजपा की, दीपक वैस तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आपको कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में घुसना है, लेकिन केदार कश्यप जी अपना विभाग ढंग से संभाल नहीं पा रहे, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, अंदरूनी मामला वहां तक रहता है जब वो अंदरूनी एक हॉल में अगर बैठक हो रही है, वो बैठक उसी अंदरूनी जगह में ही रहे, ना कि वो खुलेआम मीडिया में आ जाए या फिर बाहर
बाहर में हो जाएगी, अंदरूनी कहाँ से रह गया? अगर बैठक अंदरूनी है तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर के रहते हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को क्यों नहीं सुना जाता? जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आप सुनोगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी। तो पूरा खोखला है कांग्रेस का सरकार। वो तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट रूप से दिख गया है कि कांग्रेस सरकार कितनी खोखली है, और आपसी कलाओं के कारण ही ये सब हो रहा है, क्योंकि इन लोग किसी की बात सुनते नहीं है। सिर्फ चाचा है जो बड़ा दिलचस्प है कि सुबोध पांडे को टारगेट करने से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है दीपक बैज को। क्या बीजेपी की कोई खास स्ट्रेटेजी है? लगातार हर मुद्दे पर आप दीपक बैज को घेरते हैं। दीपक बैज तो काफी लकी है, लगातार 3 बार विधानसभा लोकसभा और उपचुनाव में भी बीजेपी जीती है, तो वो तो आपके लिए काफी लकी है। बार बार उन्हें क्यों टारगेट करती है बीजेपी? कुछ कांग्रेस के नेता लोग रहते हैं जो भाजपा के लिए लकी हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, दीपक बैज जी हमेशा ही हाथ पैर धोकर भाजपा सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, तो हमारा वैसा कोई टारगेट नहीं है। बाकी उनके जो बयान होते हैं उनका कटाक्ष करना या उनके लिए हमको बोलना पड़ता है, ये हमारी भी एक सहमति हो जाती है कि हमको उनके लिए बोलना ही है। वो ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं जो बिना टॉपिक की रहती है। अगर वो अपनी ही अध्यक्षता में वहां पे अगर जो बैठक हो रही है उसको अच्छे से कार्यकर्ता को अनुशासन में रह के नहीं बता पा रहे हैं, तो ये सरकार जो अगर बनती है तो जनता को कितना जनहित में कार्य करेगी। जैसे इनके ही हर जगह में अपने महापौर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इनका बहसबाजी होता है। ये सब खुल के बाहर क्यों आता है? बाहर खुल के आता है मतलब इनकी एकजुटता नहीं है, ये अपनी अध्यक्षता में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, या उनको अच्छा से जो एक पार्टी का प्रोटोकॉल रहता है जिसके हिसाब से हर कार्यकर्ता चलता है, संवेदनशीलता से चलता है, उसके अंदर में रह के अनुशासन में चलता है, तो अनुशासनहीनता इन लोग दिखाते हैं कि ताकि हर एक बैठक में बात लड़ाई झगड़ा से लेकर के गाली गलौज तक हो जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की तो बात करती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो राज्य के अंदर जिस तरह से कानून को हाथ में लिया जा रहा है लोगों के द्वारा, उसको लेकर सवाल उठा रहा है। आपने अभी महापौर का जिक्र किया, तो महासमुंद में अभी कल ही ये घटना हुई है। राशि त्रिभुवन महिलांक जो कि नगर पालिका अध्यक्ष है कांग्रेस से, उनको रात भर थाने में वो बैठी रही, और एक पार्षद है उन्होंने नगर पालिका के दफ्तर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की। जब वो रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और बाद में 4 बजे उन्हें एफआईआर की कॉपी दी गई, जबकि रिपोर्ट 11 बजे लिखी गई थी। तो नगर पालिका अध्यक्ष का यह आरोप है कि जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर पार्षद के कंधे से बंदूक चलाई जा रही है, और पुलिस भी ये नाफरमानी कर रही है क्योंकि वो कांग्रेस की नेता है। देखिए, इनका काम है सिर्फ दोषारोपण करना। जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी नेता या उसके इशारे पे काम नहीं करता है। प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, पूरी जांच परख होती है, उसके बाद ही पर इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है कि 11 बजे एफआईआर लिखी जाती है और एक महिला अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह के 4 बजे तक बैठी रहती है एफआईआर के लिए, और तब उन्हें 4 बजे कॉपी दी जा रही है? देखिए, बिना जांच परख के आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है, प्रशासनिक काम में बिना जांच परख के कोई रिपोर्ट होना और रिपोर्ट को सामने लाना। देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि कोई अंदर बैठा है कोई बाहर बैठा। अगर कोई अपनी सहमति से अपनी मर्जी से अगर वहां पे बैठा रहता है, उसको प्रशासन कैसे हटा सकता है? वो कोई ऐसा तो नहीं कि उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है प्रशासन की जो वहां से उनको हटाया जा सके। वो अपना कार्यकर्ता या फिर इनके जो नेतागण है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हाईलाइट होने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा करके जाते हैं, ताकि आगामी पार्षद तो आपकी पार्टी का भी नहीं था। प्रीति जी, वो पार्षद तो आपकी पार्टी का भी नहीं था। वो जो पार्षद था उसके ऊपर वैसे भी गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण था कि पुलिस ने? खैर, श्रुति शुक्ला जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? श्रुति जी, सीधा सवाल आपसे यही है, क्योंकि एक पहलू तो हमने देख लिया कि सुबोध हरितवाल को राजेश पांडे ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन दूसरा पहलू क्या है? क्योंकि वो यूं ही इतना गुस्सा तो नहीं होता। बिलासपुर में जो बैठक हो रही थी नगर पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निगम के चुनाव को लेकर हो रही थी, ऐसे क्या हालात बने कि पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए अभिषेक जी,
पार्टी एक परिवार के जैसा होता है, तो परिवार में जो है मतभेद होता है पर मनभेद नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में अभी इनके कार्यकाल में जो अपराध हो रहे हैं उसको, ये प्रदेश के अपराध को मतलब इसकी रोकथाम तो कर नहीं पा रही है और ये दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करती है। मुझे ये सोच के बहुत शर्म आता है अभिषेक जी। आप देखिए कि मतलब कांग्रेस पार्टी के पीछे मतलब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाथ धो के पड़ी है, मतलब अपनी नाकामी को, बीजेपी ने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है। आपके नेता खुद बाहर आके सरेआम एक दूसरे को करते हैं। पर आपके नेता अभिषेक खुद, जी मैं वही कहना चाह रही हूँ, अभिषेक जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए पार्टी एक परिवार होती है ना, पार्टी एक परिवार की तरह होता है। तो इसमें बिल्कुल भी मैं इस बात से कोई वो नहीं कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि देखिए परिवार में जो है मतलब मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। श्रुति जी, और एक ये वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मैं हुआ उस पर सीधा आना चाहूंगा क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता का बयान है कि दोनों नेताओं में थोड़ा बहुत मनमुटाव था, जैसा कि आपने कहा कि परिवार में झगड़े होते हैं। उसके बाद क्यों नोटिस जारी कर दिया गया? देखिए अभिषेक जी, अभी आपने ही कहा कि वहां पर उन दोनों के बीच तीखी बहसबाजी हुई, तीखी बयानबाजी हुई, तो हो सकता है कि अगले पक्ष के द्वारा कुछ ऐसा उनको कहा गया होगा सीनियर नेताओं के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी में जो है अनुशासन का अपना एक महत्व है, तो अनुशासनहीनता के ऊपर अगर पार्टी उस कार्यकर्ता के ऊपर कार्यवाही कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई बुराई है। तो राजेश पांडे जी ने भी लगाया था सुबोध हरितवाल पे, और कुछ वर्ड्स थे वो वीडियो में जो आया था उसमें एक यही था कि उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका नहीं दिया। तो उन्होंने जो ऑडियो आ रहा है उसमें, वीडियो में, उसमें कि तुम्हें देख लूंगा, अपनी हद में रहो। उसके बाद ना सिर्फ संतोष पांडे बल्कि और भी कुछ नेता थे जो उस वीडियो में कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना सीखिए और पार्टी के नाम पर कार्यकर्ताओं की मुंडी पर मत चढ़िए, सीनियर नेताओं का सम्मान करना सीखिए। ये वर्ड्स बोले गए हैं और सिर्फ संतोष पांडे नहीं, और भी कुछ वरिष्ठ नेता ये बोल रहे थे जब सब दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। तो सिर्फ संतोष पांडे पर कार्रवाई क्यों? जी देखिए अभिषेक जी, अब ये मतलब वहां पे जो पूरा जो वहां का मामला था ये तो वहां के उपस्थित नेतागण और कार्यकर्ता ही बता सकते हैं, लेकिन जहां तक हमें सूचना मिली है तो उस चीज को लेके मैं इस डिबेट में आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि देखिए अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता को एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाता है, तो अगर कहीं पे कुछ ऐसी बातें सामने आई होगी या कोई ऐसी अनुशासनहीनता वहां पे हुई होगी तो उस चीज को लेके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया होगा, और वो भी पार्टी का एक बहुत आंतरिक मामला है। मेरा वही तो सवाल है कि राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल दोनों ही आपके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन चाबुक सिर्फ उन पे क्यों चला, पांडे पे क्यों चला, हरितवाल पे क्यों नहीं? देखिए कहीं ना क्योंकि कहीं मैं इस पे आ ही जाता हूं सीधे ही, मैं आपसे आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, क्योंकि हरितवाल बड़े नेता हैं, संतोष पांडे पर कार्रवाई गाली गलौज के नाम पर कर दी जाएगी, आसानी से मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जब नगरीय निकाय चुनाव आपके सर पर है, उस वक्त अपनी पार्टी के नेताओं को मनाएंगे या उन पर चाबुक चलाएंगे? देखिए अभिषेक जी, इसमें चाबुक चलाने की बात नहीं है, ये सिर्फ अनुशासनहीनता वाली जो बात आती है यहाँ पे चाबुक चलाने वाली कोई बात नहीं आती है। हाँ, ये बात आपने सही कही कि सुबोध हरितवाल जी जो है वो बड़े नेता हैं, तो भाई बोलना चाहिए कि एक मतलब पार्टी के एक सीनियर नेता है, वरिष्ठ पद में है, तो हो सकता है इस चीज को लेके ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि किसी एक कार्यकर्ता के ऊपर या एक पक्ष के ऊपर चाबुक चलाने की कोशिश की गई हो। और मैं इस डिबेट के माध्यम से हमारी बड़ी बहन प्रीति स्वर्णकार जी से पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक प्रकार के कलह होते हैं। अभी ही मैं आपको बताऊंगी अभिषेक जी कि वर्तमान में एक मामला सामने आया है कि उनके पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपनी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके अधिकारी उनकी सुनते नहीं, उनके कार्यकर्ता उनकी सुनते नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये पार्टी में बनी हुई है। तो देखिए मतलब इस प्रकार की किसी पार्टी के बारे में बातें करना ये बहुत बड़ा गलत है, मैं कहती हूँ। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके से ये वीडियो वायरल करके और अनेक प्रकार की बातें करी। और जो मतलब उस बैठक में बीजेपी का तो नेता नहीं होगा ना, आप ही के लोगों में से किसी ने वहां फोन पे वीडियो बनाया है। अब प्लीज आप ये मत कीजिए कि आपके पार्टी की बैठक में कोई बीजेपी का नेता वीडियो बना रहा था। ऐसा नहीं जी, ठीक है अभिषेक जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन देखिए इनके मंत्री केदार कश्यप जी जिनका स्टेटमेंट आया था, अब आप उनके ही विभाग में किस प्रकार की मतलब वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इस चीज को आप देख सकते हैं कि उनके ही विभाग के एक रेंजर के ऊपर उन्होंने किस प्रकार का आरोप लगाया। तो ये लोग अपनी ही चीजों को संभाल नहीं पाते हैं और दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। मैं इस चीज को मानती हूँ कि वीडियो
वायरल हुआ है, वीडियो किसी अपने के द्वारा वायरल हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस चीज को इतना तूल क्यों दे रही है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है अभिषेक जी कि कहीं इस बातों को तूल ना देकर ये छत्तीसगढ़ के अपराध नियंत्रण में कोई कार्य करे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हम सबके लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए। श्रुति जी, जो आपने बात कही, बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, दीपक बैज के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बिलासपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होते हैं और पार्टी नेता इस तरह से आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, तो बीजेपी का यही कहना है कि दीपक बैज से पार्टी संभल नहीं रही है। जी अभिषेक जी, वही मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संभल नहीं रहा, और ये बात करते हैं विपक्ष की। अरे पार्टी एक परिवार होता है, अगर पार्टी में कोई ऐसा मतभेद होता है तो वो मनभेद वाली स्थिति नहीं है, उस चीज को हम जैसे तैसे तो सॉल्व कर ही लेंगे। क्या श्रुति जी ये बात आप सुरेंद्र दाऊ को कहेंगे, जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य मान के भूपेश बघेल जी के सामने मन से ये बात कही कि आपने धान को लेकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 5 साल में हमारे कार्यकर्ताओं की आपने मुख्यमंत्री के तौर पर एक नहीं सुनी? तो अभिषेक जी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी बात को कहते हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता जो ये कहते फिरते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला, हमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूछते नहीं है। तो फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतरकलह नहीं है क्या? ये हमने कई बार देखा है कि बीच में रायपुर के ही एक कार्यक्रम में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को किस प्रकार से इग्नोर किया गया था, उनका अपमान किया गया था। तो देखिए, इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, लेकिन जो अभी मुख्य मुद्दा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ जो है आज अपराध की चरम सीमा को छू रहा है। उस चीज को कंट्रोल करने के अलावा ये लोग मतलब विपक्षी पार्टी के ऊपर इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है अभिषेक। ठीक है नागेंद्र जी, आपने पूरा ये जो वाकया हुआ, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या ऐसा लगता है कि पहले के जो नेता थे, जो जमीन पर काम करते हैं, जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है कांग्रेस में, इसलिए इस तरह से गुस्सा फूट पड़ रहा है कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही चीज पे इशारा किया है। कांग्रेस में एक तरीके से उनका संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंची। उन्होंने वरिष्ठों को जो दरकिनार किया है उसका ही एक कारण हम ये मान सकते हैं। जब हम बीजेपी के तरफ देखते हैं तो संगठन का सिर्फ जो बोलता है नीचे के कार्यकर्ता तक वो सारी चीजें वैसे ही दोहराई जाती है, उसमें कहीं भी वो डिटेल नहीं होते मुद्दों से। लेकिन कांग्रेस में कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता और अपने स्तर पे वो हर चीजों को सॉल्व करने या अपनी बातों को कह लेने के लिए अपने आप को एकदम फ्री मानता है, और संभवतः इसी के कारण सारी जो गड़बड़ियां हैं, एक दूसरे की लाइन क्रॉस करने वाली बातें जो है वो उठती हैं। चाहे वो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हो, उसमें भी कोई किसी से कम अपने आप को आंकता नहीं, दूसरे को अवसर देने की कोई कोशिश होती नहीं, किसी दूसरे का नाम रिकमेंडेशन की कोई प्रक्रिया होती नहीं। तो इन सब सारी चीजों से कार्यकर्ताओं में असंतोष है। राजनांदगांव की बात आपने कही, तो सुरेंद्र दाऊ ने जो बात कही थी वो जो सुर्खियां बनी, और इसका एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को तो हुआ है। आप जहां भी देखिए, जहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं के चाल चरित्र में गड़बड़ियां आती हैं, अब इसको सीधे सीधे ले लीजिए कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक देश में राज्य किया है, तो उन्होंने अपनी नीतियों के बल पे, लोग एक जमाने में ये था कि पार्टी में जिताना है तो कांग्रेस को ही जिताना है, ये एक दूसरी किसी पार्टियों को वो गिनते नहीं थे। 1977 के पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने कोई बहुत मजबूत पार्टी अस्तित्व में थी भी नहीं। और ये क्यों था? क्योंकि नेताओं के अपने आदर्श थे। जिस तरीके से हम फिल्मों में अभिनेता को देखते हैं, वैसे ही हम नेताओं को भी अपना आदर्श मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो अगर वो इन चीजों को अपने से नीचे वाले लोगों को ट्रांसफर नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं को वो सारी चीजें नहीं समझा पाते, उनको अपने ट्रैक पे नहीं चलाने की कोशिश करते, तो खामियाजा तो फिर पार्टी को कमजोर करने वाली मुझे लगता है कि स्थिति में ही सामने आता है। और आज हम जो बहस कर रहे हैं, ये देखिए कि कैसी बहस है। इसमें हम कार्यकर्ताओं के चाल चरित्र पे, उनके विवेक पे, उनके पार्टी का भी नाम खराब होता है, इस तरह की जो चीजें खराब होता है, मतलब सोचने वाली बात है। ये हमारे आदर्श हैं समाज के नेता जो हैं। जाहिर तौर पर इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। खैर बहुत समय सीमित है। श्रुति जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा।
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस अपने आप में ही औपचारिक लगता है। एक व्यक्ति गाली देने को लेकर क्या किस तरह से इसको जस्टिफाई करेगा कि उसने क्यों गाली दी? इट्स लुक लाइक ये नोटिस ही फैसला है उनके लिए कि अब आपको पार्टी से बाहर किया जा रहा है। अभिषेक जी, अगर नोटिस ही फैसला होता तो सीधे सीधे पार्टी से निष्कासन का आदेश निकलता, लेकिन कारण बताओ नोटिस इसलिए दिया गया है कि इन सब चीजों के कारण भैया आप स्पष्ट करिए कि ऐसी क्या बात हुई जो आपको इस तरीके का मतलब वहां पर माहौल बनाना पड़ा। तो इसलिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है, और इस कारण बताओ नोटिस का रिप्लाई अब जिनको दिया गया तो वो ही इस चीज को स्पष्ट कर पाएंगे, और बहुत जल्दी आप सबके सामने भी ये सब चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें सिर्फ पार्टी में अनुशासन को मैनेज करने के लिए की जाती है, और मैंने ये बाकी सब सवाल चीजें इसलिए बहुत पूछा था कि जब पार्टी के के दो महत्वपूर्ण नेताओं के बीच में मनमुटाव होता है ना, तो पार्टी का सीनियर नेता उन दोनों को बिठा के उनसे बात करता है। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है, इसका मतलब यह है कि आपने पक्ष चुन लिया है। ऐसा नहीं है अभिषेक जी, आने वाला समय सब कुछ क्लियर कर देगा। अब जो भी बात है वो आपके सामने जल्द ही आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पार्टियों के अंदर अनबन तो बनी रहती है। एक पक्ष तो हम स्पष्ट रूप से देख ही चुके हैं वीडियो के जरिए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? आखिर उस बैठक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह से भड़क गए? खैर, गाली देने को लेकर कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की स्थिति बनी क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।